इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट पर एक बार फिर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर और जैश के आतंकी एक बार फिर पठानकोट में घुसकर हमले की फिराक में हैं। इसके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब के इलाकों में आतंकवादियों का मूवमेंट भी बढ़ गया है। इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर जिले के दोरंगला इलाके के अपोजिट पाकिस्तान के पेटोई चक गांव में मौजूद 3 से 4 जैश के आतंकी भी पंजाब में घुसने की कोशिश में है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, एक बार फिर से बड़ी साजिश रची जा रही है और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, जिस तरह से जनवरी 2016 में पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर जैश के फिदाइनों ने हमला किया था, उसी तरह की एक साजिश जो है पाकिस्तान में आईएसआई और आर्मी के साथ मिलकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने रची है। और जो खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पठानकोट जिले के अपोजिट जो इखलासपुर गांव है वहां पर, इसके अलावा दोरंगला इलाका है, गुरदासपुर जिले के दोरंगला इलाका है, और इसके अपोजिट पाकिस्तान का पटोई चक गांव है, वहां भी जैश के 3-4 आतंकवादी जमे हुए हैं, जमावड़ा है, और मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और इन्फिल्ट्रेट करें पठानकोट आके। इसके अलावा पठानकोट जिले के जो बिल्कुल एडजेसेंट है जम्मू का कठुआ इलाका, वहां भी जो बॉर्डर के अपोजिट है उसके कठुआ जिले के मसरूर भाई गांव, वहां भी लश्कर के 2-3 आतंकी पठानकोट में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर से एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि पठानकोट हमले को रिपीट किया जा सके। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से। जी हां, नए साल के मौके को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, 31 दिसंबर को यानी कि आज के दिन नाइट कर्फ्यू है, और 1 जनवरी को भी नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि नए साल के मौके पर 2 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, ये भीड़ ना जुटे, इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने फैसला किया है? जी, साफ तौर पर कल डीडीएमए की एक बैठक थी। बैठक में ये फैसला लिया गया कि आमतौर पर नए साल के जश्न के तौर पर लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो कोविड महामारी है उसके चलते ये फैसला लिया गया। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि खास तौर पर 31 दिसंबर की नाइट और 1 जनवरी की नाइट में ये कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार की कोई भी इजाजत नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 5 लोग पब्लिक प्लेस पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हालांकि जिन रेस्टोरेंट्स को जिनको लाइसेंस दिया गया है कि वो अपने यहाँ आयोजन कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टियां आयोजित कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ ये अलाउ होगा, लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और नाइट कर्फ्यू के दौरान तो किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं होगी, यानी कि आज और कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार से किसी भी जगह जाने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल, तो दीपक हमारे सहयोगी हम जानकारी देते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने वहां के एक नामी बदमाश के अवैध ठिकानों को ढा दिया। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में भूमाफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, और इसी कड़ी में जबलपुर के शेखर सोनकर पर भी प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। शहर के कई इलाकों में बने इस बदमाश के अवैध मकानों को मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। बताया गया कि उस बदमाश के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। इसके साथ ही प्रशासन ने दावा किया कि बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बहुत सारे अपराधियों को हमने चिन्हित कर लिया है और हम लगातार इन पर कार्रवाइयां करेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न हो सके। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव होने का एक मामला सामने आया है। moneycontrol.com की रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट है कि अमेरिका के सैन डिएगो में एक स्वास्थ्यकर्मी को फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगाए जाने के 8 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। खबर है कि जिस दिन उसे ये वैक्सीन दी गई उस दिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच करवाने पर 8वें दिन पता चला कि वो कोरोना की चपेट में आ चुका है। इन 8 दिन तक उस स्वास्थ्यकर्मी की ड्यूटी वहां के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में थी। इस घटना से वहां के लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि फाइजर कंपनी ने सबसे पहले यह दावा किया था कि उसकी वैक्सीन कोरोना पर 95% तक असरदार है।
कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा एकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। मुंबई के इस संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग उठाई है। एकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। पत्र लिखा है WHO को रजा एकेडमी ने, क्या है वो पत्र, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं मुफ्ती मंजर हसन अशरफी मिसबाही रजा एकेडमी। आज जो WHO को रजा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए, ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताते हुए कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। देखिए, रजा एकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मामूली विवाद में कांग्रेस नेता समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां बवाल हो गया। डबल मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात के बाद घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में रात के वक्त आरोपी के घर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। अगली सुबह घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बवाल बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद गुस्से से तमतमाए लोगों ने पुलिस को घेर लिया। कई लोग पुलिस वालों से बहस करने लगे। जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो भड़क गए। क्या करेंगे आपका आश्वासन लेके, फिर मार के चला जाएगा हमको। यही नहीं, घर वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। अगर 7 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ, मैं आपको हत्या कर लूंगा। सड़क पर धरना दे रहा एक आदमी तो पुलिस अधिकारियों से आरोपी को गोली मारने का आदेश देने के लिए कहने लगा। मारने के लिए धमकी देके गया है, आप क्यों नहीं शूट आउट का ऑर्डर दे रहे हैं? वहीं इस घटना के बहाने कांग्रेस ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर लिया। जिस व्यक्ति ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो खुलेआम सत्ता का संरक्षण प्राप्त किए हुए है। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा, हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट के भारत में बढ़ते मरीजों के बीच वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर आई। जल्दी ही भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जिस वैक्सीन को बनाने पर काम कर रहा है उसी वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी दे दी गई। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई जा रही है, जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को हरी झंडी मिलते ही भारत में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कई विभागों की ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक के बाद 1 जनवरी को, यानी केवल 1 दिन बाद अगली बैठक तय की गई। ये वो कमेटी है जो किसी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को सबसे पहले हरी झंडी देती है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत कम है और अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने साथ बदसलूकी करने वाले एक श्वेत को ऐसा सबक सिखाया है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुआ यह कि एक दुकान पर यह श्वेत अमेरिकी बार बार नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था। फिर क्या था, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने इसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन हाथ उठाने से पहले वो वीडियो में बेहद शांत दिखा। श्वेत अमेरिकी उसे लगातार गाली देता रहा, लेकिन फिर भी अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एक शब्द भी नहीं बोला।
खून का घूंट पीकर चुपचाप अपनी बेइज्जती वो सहता रहा। लेकिन वो भी कब तक ताने सुनता? जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय श्वेत अमेरिकी फिर उसे उकसाने लगा। इसके बाद तो अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी ने अपने हाथ में पकड़े आइस टी के कैन को गाली दे रहे शख्स के मुंह पर दे मारा। हमला इतना जोरदार था कि कैन खुल गया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। वैसे तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन यहां तो मार खाकर भी उस आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो उठा और दो दो हाथ करने लगा, लेकिन अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने उसे जमीन पर गिरा गिरा कर फिर मारा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इतनी मारपीट के बावजूद बीच बचाव करना तो दूर, दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहक बिल्कुल बेपरवाह नजर आए। वो अपनी खरीदारी करते रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने 3 दिन पहले हिरासत में लिए 4 लोगों से बरामद बमों को नष्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक खाली जगह चुनी जहां पर उन बमों को नष्ट किया गया। जिन लोगों से ये बम बरामद हुए वो आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का काम करते थे और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल भी थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मेंढर सेक्टर में कुछ मंदिरों को निशाना बनाने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे बरामद हुए बमों को नष्ट करने में भी सफल रहे। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 जनवरी को एक बार फिर बैठक हो। इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बन गई। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तारीख को हो सकता मसला कौन सी। हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही। राजस्थान के दौसा में हाईवे पर एक टैंकर और एक ट्रक में टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोग झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मचारियों के साथ पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने एहतियातन उस सड़क पर आवाजाही रोक दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका। राजस्थान के झालावाड़ में देवनारायण का एक मंदिर बनाने के लिए उनके भक्तों ने नींव में हजारों लीटर दूध चढ़ाया। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोग अपने घरों से दूध, दही और देसी घी लाए थे, जिन्होंने मंदिर की नींव में करीब 11,000 लीटर दूध और उससे बनने वाली इन सभी चीजों को चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया। मंदिर की नींव रखने के लिए जो गड्ढा खोदा गया, उसके इर्द गिर्द सभी लोग जुट गए और जयकारा लगाते हुए पूरी श्रद्धा से वहां दूध चढ़ाया। मंदिर के पुजारी ने लोगों के ऐसा करने पर खुशी जताई और इसे परंपरा करार दिया। 11,000 के करीबन दूध और दही और घी का दान किया है। कुछ लोग तो दूध के टैंकर के साथ वहां पहुंचे, जिससे एक पाइप को जोड़कर उन्होंने मंदिर की नींव में दूध दान किया। पानीपत में एक महिला पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा। बिहार के समस्तीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक बैंक में घुसकर लूटपाट की। बताया गया कि वो सभी ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए और फिर हथियार दिखाकर रुपए लूटने के बाद वहां से फरार हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन कार जलकर राख हो गई। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान कोरोना से लड़ने के बजाय भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा रहा।
जिसके लिए उसने सीज फायर उल्लंघन का पिछले 17 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि इस साल पाकिस्तान ने पूरी एलओसी पर 4700 बार गोलाबारी की। इसके लिए उसने छोटे हथियारों के साथ बड़ी तोपों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करते हुए इस साल अब तक 224 आतंकियों को ढेर कर दिया। यही वजह है कि घाटी में आतंकियों की कमी को पूरा करने और वहां माहौल खराब करने के इरादे से पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर उल्लंघन किया, जिसकी आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई। शिखर धवन का अपने कुत्तों के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया। शिखर धवन का अपने कुत्तों के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिखर धवन ने बिग बॉस के पिछले सीजन में हिट हुए एक डायलॉग पर यह डांस किया। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। एस श्रीशांत की 7 साल बाद क्रिकेट में वापसी हो गई। उन्हें केरल की टीम में शामिल कर लिया गया। अब वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं। पहले बीसीसीआई ने आईपीएल में स्पॉट्स फिक्सिंग के आरोपों के बाद उन पर बैन लगा दिया था। पंजाब के मोगा में दशहरा ग्राउंड रोड का नाम सोनू सूद की मां प्रोफेसर सरोज सूद के नाम पर रखा गया। सोनू सूद के परिवार ने बताया कि ये उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। ये हमारा ड्रीम कम ट्रू और ये मुझे लगता है इतिहास बन चुका। और केंद्र सरकार ने नागालैंड में हालात ठीक न होने का दावा किया और वहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अगले 6 महीने के लिए लगा दिया। नए साल के मौके पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस ने कमर कस ली। इस बार पूरी मुंबई की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जाएगी। इन्हीं के जरिए पुलिस अधिकारी हर इलाके पर नजर रखेंगे। करीब 47,000 मुंबई पुलिस के जवान और साथ ही साथ 3 कंपनियां SRPF की जो है वो नए साल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाएंगी। महामारी के फैलने के डर से वहां नाइट कर्फ्यू लागू है, जिस वजह से रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल या ऐसी जगहों पर पार्टी जारी रखने पर पाबंदी रहेगी। 11 बजे के बाद लोग घूम सकते हैं। एक 4 चक्की गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग बैठ के घूम सकते हैं। पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में मोबाइल टावरों से हो रही तोड़फोड़ पर राज्यपाल ने कड़ा रुख दिखाया और मुख्य सचिव डीजीपी को तलब करने का फैसला किया है। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार को ऐसी तोड़फोड़ वाली घटनाओं को रोकने और राज्य में संचार ढांचे की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इन मामलों पर रिपोर्ट मांगने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन में तलब करने का फैसला किया है। राज्यपाल के मुताबिक जब ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई हो रही है तो उस समय संचार लाइनों को नुकसान पहुंचाने से न सिर्फ छात्रों का बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में 1600 से अधिक मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन सड़क पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी शुरू हो गई। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम होते ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने के बाद भी लोग नारेबाजी करते रहे, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क पर ही लेट गए। सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कई कार्यकर्ताओं को तो घसीट कर ले जाना पड़ा। इससे पहले काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रणथंभौर जाते हुए रास्ते में उनकी कार का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद उनकी कार पलट गई और सड़क किनारे मौजूद एक ढाबे में जा घुसी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह से ढाबे को काफी नुकसान पहुंचा। कार की चपेट में आने से एक बाइक भी बुरी तरह पिचक गई। कार के तो परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में अजरुद्दीन और उनके परिवार के लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ढाबे पर काम करने वाला एक आदमी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में पुलिस ने ढाबे में घुसी कार को दूसरी गाड़ी की मदद से हटा दिया। एक व्यक्ति था होटल पर जो घायल हो गया और इनके कोई चोट नहीं आई। पीछे दूसरी गाड़ी में उठा के रवाना किया गया। तेलंगाना के जगत्याल में राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। घटना तब हुई जब
मंत्री कोपुल्ला ईश्वर के एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, जिसका टीआरएस समर्थकों ने विरोध किया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब थोड़ी देर बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। देखते देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले बीच बचाव करते दिखे। वो धक्का मुक्की कर रहे लोगों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इसी बीच हंगामा कर रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों ने सड़क पर दौड़ लगा दी, लेकिन आपस में टकराने की वजह से कुछ कार्यकर्ताओं के बीच फिर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग कर दिया। इस झड़प से पहले बीजेपी के कुछ समर्थक एक मकान के बाहर हंगामा करते दिखाई दिए, जिन्हें कुछ पुलिस वाले शांत करने की कोशिश करते रहे। राजस्थान के कोटा में चलती कार में आग लगी। राजस्थान की कोटा में एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से वहां ट्रैफिक जैम भी हो गया। राजस्थान के दौसा में एक टैंकर और एक ट्रक के बीच टक्कर हो जाने के बाद दोनों में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसानों पर दिए गए विवादास्पद बयानों को राजनाथ सिंह ने गलत ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन लोगों की कड़ी निंदा की जिन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। राजनाथ सिंह के इस बयान को आरजेडी ने बीजेपी पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। और किसी की ना सुने भाजपा, राजनाथ सिंह जी की सुने तो फिर खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े वगैरह नहीं बोलेंगे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 101 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 373 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन मैच के 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान की टीम 271 रनों पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने इस मैच को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर रिजवान 60 जबकि फवाद 102 रन पर आउट हो गए। उनके विकेट गंवाने के बाद कोई मैच में टिक कर नहीं खेल पाया। गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने सीएम विजय रूपाणी से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। एक दिन पहले मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी की सरकार से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन की उड़ानों पर लगी रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी। ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना खतरे की वजह से लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। हालांकि राज्य में पहले की तरह छूट जारी रहेगी और कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखी जाएगी। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे 5 के ऊपर इकट्ठा आने के ऊपर पाबंदी है। बीरभूम के अपने 2 दिन के दौरे के समय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांति निकेतन पहुंची। चुनावी माहौल में शांति निकेतन बंगाल का सियासी केंद्र बन गया है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि कहे जाने वाले शांति निकेतन पहुंची। वो वहां के एक ऐसे गांव में गई जहां करीब 150 आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ममता ने उन लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से उन्होंने काफी देर तक बात की और उनकी दिक्कतें जानी। जिसके बाद वो एक चाय की दुकान पर पहुंची, जहां उन्होंने चाय पी और लोगों से चर्चा की। जयपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से वहां रहने वाले लोग घबरा गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने आशंका जताई कि वो घूमते घूमते जंगल से इस रिहायशी इलाके में पहुंच गया होगा, जिसे देखकर उस इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो घबराकर अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। वन विभाग के कुछ कर्मचारी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। ऐसे में उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। अलग तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें लेपर्ड की आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। फिर भी वन विभाग के कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां से उसे बाहर निकालने के लिए कई हथकंडे अपनाए। एक मकान की छत पर कुछ कर्मचारी चढ़े दिखे, जो वहीं से एक डंडे की मदद से झाड़ियों को हिलाते नजर आए। जब सारी कोशिश नाकाम होती दिखी, तब उस तेंदुए को बेहोश कर जाल में लपेटा गया और वहां से वन विभाग की गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। बलिया में प्रशासन की मौजूदगी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। यूपी के बलिया में ग्राम सभा के काम की जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम की मौजूदगी में ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में कुछ लड़कों ने टोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की।
यह हंगामा टोल चुकाने के मुद्दे पर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बिहार के वैशाली में एक मकान में सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई, जिसके बाद पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए। बाद में दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आग बुझा दी। बिहार के गया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें नगर निगम की कचरा ढोने वाली एक गाड़ी से एक ई रिक्शा की टक्कर हुई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उस ई रिक्शा में 2 लोग सवार थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि ई रिक्शा और कचरा ढोने वाली इस गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि सामने से आ रहा ई रिक्शा कचरे की गाड़ी से टकराते ही हवा में कुछ फीट उछलकर पलट गया। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। ई रिक्शा चलाने वाले लड़के ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके परिवार वाले सड़क पर उतर आए और मुआवजे की मांग रखते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों को समझाने के लिए पुलिस वहां पहुंची और जाम खुलवाया। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में बनने वाले एम्स की आधारशिला रखेंगे। ये एम्स 200 एकड़ में फैला होगा और इसे बनाने पर करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ राज्यपाल भी मौजूद होंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। चीन के अड़ियल रुख की वजह से वहां के बंदरगाह पर फंसे भारतीय नाविकों की हालत बिगड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पिछले कई महीनों से चीन के बंदरगाह पर फंसे भारतीय नाविकों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उनमें एक नाविक की मानसिक हालत इतनी खराब हो गई है कि उसने अपने हाथ की नस काट ली। असल में 13 जून को ऑस्ट्रेलिया से 2 जहाज कोयला लेकर चीन पहुंचे थे, जिनमें बड़ी तादाद में भारतीय नाविक सवार। ऑस्ट्रेलिया और चीन की कारोबारी जंग की वजह से चीन ने उन जहाजों को बंदरगाह पर ही रोका हुआ और अब तक किसी को भी नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि चीन ने जहाजों को रोकने के पीछे कोरोना संकट की झूठी दलील दी, जबकि बाकी कुछ देशों के जहाज चीन में माल उतार कर लौट चुके हैं। चाइना और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड वॉर और ट्रेड इशू के बीच में हमें फंसा के रखा जा रहा है। प्लीज थोड़ा ध्यान हम लोगों पर भी दीजिए, हम लोग को यहाँ से निकालिए। इस मामले पर केंद्र सरकार ने चीन से कूटनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार ने चीन में फंसे भारतीय नाविकों के जल्द लौटने की उम्मीद जताई। उसके लिए डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, सफलता से चल रही है और जो हमारे सी फेरर है वो नजदीक के दिनों में इंडिया वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनवा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया गया कि इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीयत उलेमा ए इस्लाम की एक रैली हुई थी, जिसमें काफी भड़काऊ भाषण दिए गए और इन भाषणों से गुस्साई भीड़ ने पास में ही मौजूद इस मंदिर पर हमला बोला। जमीयत उलेमा ए इस्लाम की कमान कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और इमरान के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। इमरान खान के शासन में हिंदुओं की आस्था पर हमले से भारत का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर तोड़ने का वाकया सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर मंदिर तोड़ने की बात सामने आई है और विजुअल्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनवा से, क्या कहेंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह एक मंदिर को तोड़ा गया, जला दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, मजम्मत करती है और वो तालिबान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कहती है कि आप ये नकली चेहरा जो आप दिखाते हो, असली चेहरा पाकिस्तान का बेनकाब हो गया है, कि वहाँ मजहबी आज़ादी नहीं। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि भारत में हर मज़हब के लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहाँ हिंदू भाइयों के साथ ऐसे ही सिख भाइयों के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हो रहा और उसके बाद उनके धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। उनको आवाज़ उठाने का हक नहीं है। पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बेनकाब करेंगे और जिस तरह की हरकत की है उसके लिए इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मंदिर को फिर से वहाँ बनाना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हिंदुओं के खिलाफ उनके मन में जो जहर भरा जाता है,
हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार मुसलमानों को भड़काया जाता है, हिंदुओं के लिए नफरत पैदा की जाती है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार एक के बाद एक हो रहे हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने पिछले 1 साल के अंदर अपनी मिसाइल ताकत दुगनी कर ली। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में जुटी थी, तब वो बारूद से बर्बादी फैलाने की साजिश रचने में जुटा था। उसके इस दावे के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के आका हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी कि अगर किसी ने भी उसके ठिकानों पर निगाहें टेढ़ी की तो वो उसका जवाब अपने पास मौजूद घातक मिसाइलों से देगा। उसका यह इशारा सीधा इजराइल की तरफ है, जिसने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के जरिए उसने न सिर्फ इजराइल को हमले के लिए चेताया, बल्कि घर में घुसकर उसके सैनिक ठिकानों को तबाह करने तक की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उसने अपनी ताकत के दम पर इजराइल में कहीं भी बम बरसाने और फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जे तक का दावा कर दिया। ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने कासिम सुलेमानी का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी इसी साल जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए। अलीगढ़ के शहीद सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद नेत्रपाल सिंह 23 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की गांदरबल में एक धमाके में घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के बाद उनको नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के उनके गांव पहुंचाया गया। शहीद के गांव पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग उनके आखिरी दर्शनों के लिए इकट्ठा हो गए। प्रदेश सरकार के मंत्री एवं प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि दी, जिसके बाद आखिरी विदा के लिए शहीद को शमशान ले जाया गया। वहां मौजूद जवानों ने शहीद के सम्मान में हवा में गोलियां दागी। शहीद नेत्रपाल गांदरबल में हुए ग्रेनेड हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। यमन के एक एयरपोर्ट पर हुए जोरदार धमाके ने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। इस धमाके में 13,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब रनवे पर खड़े एक विमान से वहां की सरकार के नए मंत्री उतर रहे थे। तभी एडन एयरपोर्ट पर मंत्रियों के विमान के ठीक सामने जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मंत्रियों के स्वागत के लिए मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जिस जगह पर बम फटा वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच नए मंत्रियों को लेकर विमान रनवे पर उतरा। ये सभी मंत्री राजधानी सना से शपथ लेने के बाद एडन लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी